नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के लाभार्थियों से बातचीत की और नियुक्ति पत्र भी बांटे। वहीं विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में 6400 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि धरती के स्वर्ग पर आने का यह एहसास, यह अनुभूति शब्दों से परे है। एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वे कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। अब देखिए वक्त ने कैसी करवट बदली है। आज श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए योजनाओं का आरंभ हुआ है। ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर के अवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, जम्मू कश्मीर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं यहां के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के पीएम के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आपने यहां के लिए अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद से लहूलुहान किया गया था, वहां के शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज लहरा रही है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी, संतों सूफी फकीरों की मिट्टी श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि
आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। आज की इस बैठक में कई राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पैनल ने हर लोकसभा सीट पर 2 से 4 नाम तैयार किए हैं। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव भी मैदान में उतर सकते हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा, रायबरेली से उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दोनों सीटों पर गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने मांग की है कि गांधी परिवार के सदस्यों को ही वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ये देखना होगा कि पहले लिस्ट में किन किन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। आज ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस में होगी। लगभग 6 बजे के बाद ये बैठक की जाएगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जैसे वरिष्ठ लोग, और वहीं कयास भी लगाया कि प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और जो कयास लगाया जा रहा है कि आज नामों की लिस्ट की घोषणा की जाएगी। लगभग 100 लोगों के 100 प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम रखा जाएगा। 100 लोगों के लगभग नाम तय किए जाएंगे, क्योंकि साफ तौर से ये भी देखा जाए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेटों को लेकर कहीं ना कहीं इसमें नाम की सूची आज जारी की जाएगी। और ये कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस जो गठबंधन है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। वहीं बात किया जाए राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो नामों का फैसला है वो कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए कि नामों की घोषणा जल्द आज कांग्रेस करेगी। और साफ तौर से ये भी देखा जाए कि जो विपक्ष की, जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो विकास की नीतियां हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार सवाल भी खड़ा करेगी। क्योंकि भाई कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, और जो ये कयास अभी जो जानकारी मिल भी रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं, जो सूत्रों को अभी जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार जो सोनिया गांधी का रायबरेली गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का, अब उस बार कहीं ना कहीं सोनिया गांधी चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया, तो वहीं प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। आखिर चुनाव लड़ने के बाद का परिणाम क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या 100 से ज़्यादा सीटों का आज प्रत्याशी को कांग्रेस घोषणा करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। उनके आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अगर वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो 2 सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अभिजीत ने कहा कि आज की सदस्यता अच्छी है, जिस तरह से उन्होंने मेरा स्वागत किया है वो अभिभूत करने वाला है। हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार से लड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने संदेशखाली घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। अभिजीत ने संदेशखाली पर कहा कि बहुत बुरी घटना है, नेता वहां गए हैं, उन्हें वहां पहुंचने से रोका गया है, इसके बावजूद वे वहां पहुंचे और महिलाओं के साथ खड़े हुए और भाजपा संदेशखाली में उत्पीड़ित लोगों का मुद्दा उठा रही है।
उत्तराखंड में यात्रा सीजन शुरू होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी जल्द ऐलान होने वाला है। ऐसे में उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए आने वाले कुछ महीने चुनौती भरे होने वाले हैं। धामी सरकार को एक साथ इन दोनों बड़े आयोजनों को सफल संपन्न करवाना है, जिसे लेकर आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की तैयारी के संबंध में बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को यात्रा और चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए और हर चुनौती के लिए तैयार रहने को कहा। बता दें, पिछले साल यात्रा सीजन को देखते हुए इस बार भी यात्रा सीजन से पूरे प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हर बार यात्रा सीजन शासन प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव भी इसी के दौरान होने वाले हैं, जिसके चलते सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश में 656 नई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं पर 3,385 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के विकास में इन प्रोजेक्ट का खासा योगदान होगा, जिससे आमजन को भी काफी फायदा मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें हर गांव में बिजली और खेल से लेकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना होगा। हम खेलों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में संबंधित सुविधाएं प्रत्येक गांव तक पहुंचे। 6,500 गांव में से केवल 300 गांव बचे हैं जहां खेल से संबंधित सुविधाओं का पहुंचना बाकी है। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विर्क साहब बैठे। इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6200 या 6500 गांव में से, जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है। अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो, पहुंचना चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ राजस्थान सरकार की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि जो लोग धोखाधड़ी में शामिल हैं और जिन्होंने इसके माध्यम से नौकरियां हासिल की हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं इस मामले में और कौन शामिल है। और अनेक रैलीज में कहा था और जाहिर तौर पर ऐलान करके कहा था कि जो लोग नकल में इन्वॉल्व थे केवल वो ही नहीं, जो लोग नकल के माध्यम से पिछले दरवाजे से नौकरियों में गए, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए। अभी आगे, जैसा मैं शुरू से कहता था कि जांच के पहले कदम और दूसरे कदम तो आरपीएससी और नेताओं तक पहुंचे हैं। अभी देखते तो जाइए इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सब सामने आ जाएंगे बेनिकाब। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीकानेर पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही नाल एयरपोर्ट पर विवाद हो गया। बीजेपी नेताओं और एयरपोर्ट की टीम के साथ कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट के अंदर जाने का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए, जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर ही डिप्टी सीएम का स्वागत किया गया। भाजपा नेताओं ने एक स्वर में डिप्टी सीएम से शिकायत की। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरवा ने कहा कि पीएम मोदी के 10 साल का कार्यकाल में हिंदुस्तान का दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। देश की जनता केंद्र सरकार के कामों से खुश है। आगामी चुनाव में हमारी बड़ी जीत होगी। अब की बार 400 पार होंगे। लोकार्पण पे मैं आया हूँ। निश्चित रूप से मुझे बीकानेर की पावन धरा पे आके अच्छा महसूस होता है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार है, 400 पार की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, किस तरह से इस बार बीजेपी की रूपरेखा? देखिए, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसमें हमारे इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान जिस तरह से बढ़ा है और जो ऐतिहासिक कार्य किए जिनकी सोच नहीं सकते थे वो कार्य हुआ, तो हिंदुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता बिल्कुल मोदी जी पे विश्वास है और मोदी जी की साथ है। निश्चित रूप से आने वाले
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी के परिवार की जीत होगी। इस बार दो गठबंधन है, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया की बात हो रही है। तो हम दूसरों की बात नहीं करते, हम हमारे परिवार की बात करते हैं। हमारे परिवार को क्या करना है, जो कर रहे हैं, निश्चित रूप जनता में विश्वास है माननीय मोदी जी की और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से हम 400 पार होंगे। क्या कुछ बड़े मुद्दों के साथ इस बार भाजपा जो है चुनावी मैदान में है? भूलते नहीं माननीय मोदी जी का काम है, सबको नजर आ रहा है। 10 साल में जो करके दिखाया उस पर विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंजाब और हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जहां इस मामले में वकीलों को फटकार लगाई तो वहीं तस्वीरें देखकर जज किसानों पर भी बिफर गए। सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाई। कोर्ट ने शुभकरण की मौत की जांच को लेकर भी अहम आदेश दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख होते हुए कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कौन करता है। बता दें, हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। नगर निगम में टेंडर संबंधी जानकारी लेने पहुंचे सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना पर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के से अभद्रता का आरोप लगा है। वहीं भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने इस घटना पर कहा कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता का परिचय देना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। हर बात का संज्ञान लेते हैं और मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को कहा कि पूरी जानकारी आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि ये ठीक है कि विधायक को भी अधिकार है किसी न किसी अधिकारी से अपनी जानकारी प्राप्त करना, और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, न किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। ठीक है, गुस्सा भी मनुष्य स्वभाव का ही पक्ष होता है, लेकिन गुस्से को भी जनप्रतिनिधि को कैसे कंट्रोल में रखना है इसका अभ्यास भी रखना चाहिए और इस प्रकार की स्थिति निर्माण न हो इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में 30 हजारी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने मामले से जुड़े तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मोहम्मद सलीम अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा रही है। तीनों दोषियों पर लगाई गई जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिजनों को दी जाएगी। बता दें, अंकित की हत्या केवल इसलिए कर दी गई थी क्योंकि हत्यारे उसकी शादी रोकना चाहते थे। दरअसल अंकित सक्सेना का अफेयर किसी दूसरे धर्म की एक लड़की से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये बात लड़की के परिवार वालों को पसंद नहीं आई। अंकित सक्सेना पेशे से फोटोग्राफर थे और अंकित की प्रेमिका के माता पिता और मामा ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में सरेआम 1 फरवरी 2018 की रात में अंकित का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। उधर उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिस कारण हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़िया गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस भी प्रशासन भी सतर्क है। चप्पे चप्पे में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया गया है, जिससे हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए भारी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार आ रहे हैं। इसको देखते ही हमारे द्वारा रूट डायवर्जन भी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।